जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, पहले जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति में किस किस प्रकार से उन्होंने परिवर्तन किया है और किस प्रकार से उनकी स्ट्रेटेजी बदली है, इसको ध्यान में रखना सबके लिए आवश्यक है। और मेरे ख्याल से केवल हम राजनीतिक विश्लेषक नहीं, राजनीतिक दल के नेता भी इस पे ध्यान रख रहे होंगे। आज से 50 साल पहले की स्थिति थी कि भारतीय जनता पार्टी तो उस समय नहीं थी, लेकिन भारतीय जनसंघ था, जिसको माना था कि ये बनियों की पार्टी, और कांग्रेस को माना जाता था कि ब्राह्मण, दलित और मुसलमानों की पार्टी है, और बैकवर्ड आंदोलन डॉक्टर लोहिया और चौधरी चरण सिंह ये लोग चलाया करते। धीरे धीरे उस टैग से बचने के लिए, उस लेवल से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नीतियों में परिवर्तन किया और हर क्षेत्र के लिए अलग अलग रणनीति बनाई। और उन्हें पता था कि बिहार के अंदर जो ओबीसी की राजनीति है बड़ी मजबूत है, जो पंजाब के अंदर अकाली दल की राजनीति है उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, हरियाणा के अंदर जो जाट राजनीति है जिसमें चौधरी देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला का हाथ था, ये बड़ी मजबूत है। और इसी प्रकार से उन्होंने पूरे देश के अंदर एक एक प्रदेश का सर्वेक्षण किया और उसके लिए अलग अलग रणनीति बनाई। अच्छा, पहले तो उन्हें सफलता नहीं मिली, बहुत दिनों तक उन्हें सफलता नहीं मिली। एक समय था, लगातार 40-50 साल संघर्ष करने के बावजूद लड़ाई कांग्रेस की और या तो स्वतंत्र पार्टी से या सोशलिस्ट पार्टी से या कम्युनिस्टों से होती रही। जनसंघ पैर नहीं जमा पाया, तो जनसंघ को लगा कि जिस फिलॉसफी में वो चलते हैं उसके माध्यम से वो भारतीय राजनीति में अपना स्थान नहीं बना सकते। तो उन्होंने राजनीति क्या बनाई? उन्होंने कहा कि पंजाब के अंदर जो अकाली दल है इसके कंधे पे चढ़ के पंजाब में प्रवेश करो, हरियाणा के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल के कंधे पे चढ़ के अंदर प्रवेश करो, जनता पार्टी के कंधे पे चढ़ के 1977 में प्रवेश करो। 1977 का आपको पता है, विपरीत विचारधाराओं के लोगों ने जनता पार्टी बनाई थी, जिसमें जनसंघ भी था, जिसमें सोशलिस्ट पार्टी भी थी और जिसमें लेफ्ट विचारधारा के लोग भी थे, और वो कांग्रेस विरोध के नाम पे बनी थी। अच्छा, उसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला कि वो दूसरे दलों की रणनीति, राजनीति को समझें और किस प्रकार से उनको ध्वस्त करके आगे बढ़े, वो रास्ता उनको वहां से दिख गया। फिर उसके बाद इतिहास साक्षी है, आपने हर चीज को देखा। आपने देखा कि जिस प्रकार से पंजाब के अंदर अकाली दल के कंधे पे बैठ के भारतीय जनता पार्टी अंदर घुसी थी, वो अकाली दल आज खत्म हो गया और उनका बिल्कुल नाम नेवा नहीं बचा। हरियाणा के अंदर जो इंडियन नेशनल लोकदल इतना मजबूत होता था कि अपने बल पे सरकार बनाता था, आज उसकी स्थिति यह है कि जो चौटाला गुट है, दुष्यंत चौटाला गुट है, उसके बाद एक भी सीट नहीं है, और इंडियन नेशनल लोकदल जो है उसके बाद 2 सीटें केवल हैं। इसका मतलब यह है कि उन्होंने जिनके कंधे पे बैठ के राजनीति में पैठ जमाई उनको खत्म कर दिया। तेलंगाना के अंदर बीआरएस बहुत बड़ी और मजबूत पार्टी हुआ करती थी, कई चुनाव जीती, और वहां पे चंद्रशेखर राव ने जिस प्रकार का पकड़ बना रखी थी, तो भारतीय जनता पार्टी को लगा कि यहां तो लड़ाई जो है घुसना बहुत मुश्किल है, कांग्रेस तेलुगु देशम पार्टी के बीच की लड़ाई है। तो उन्होंने बीआरएस के कंधे पे चढ़ाई की और यह स्थिति हो गई कि बीआरएस खत्म हो गई और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में लड़ाई हो गई। आंध्र प्रदेश के अंदर उन्होंने टीडीपी के कंधे पे चढ़ाई की कि उन्होंने कहा, और बल्कि दोनों को, उधर उन्होंने वाईएसआर कांग्रेस पे भी हाथ रखा और इधर टीडीपी पे भी हाथ रखा, और दोनों के समर्थन से अपनी सरकार चलाते रहे। टीडीपी अब मजबूत हो गई, पहले वाईएसआर का मजबूत थी। तो जिस प्रकार का हश्र अकाली दल का, इंडियन नेशनल लोकदल का, बीआरएस का हुआ था, वो कुछ समय की बात है, उसके बाद टीडीपी का भी हो जाएगा, वाईएसआर कांग्रेस का भी हो जाएगा। इसके बाद उड़ीसा के अंदर बीजू जनता दल बहुत मजबूत पार्टी थी, कई चुनाव जीत चुकी थी, और उन्हें गलतफहमी हो गई थी कि उनकी जड़ें इतनी मजबूत हैं कि उन्हें हटाना
मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको ऐसा सबक सिखाया कि बीजू जनता दल खत्म हो गई और आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते में सरकार बना ली। ये हर प्रदेश के अंदर हुआ। बिहार के अंदर उन्होंने प्रवेश करना बड़ा मुश्किल था क्योंकि वो मंडल राजनीति का केंद्र था, सामाजिक न्याय का केंद्र था, तो उन्होंने वहां पर जेडीयू के कंधे में सवारी की। नीति वो चिराग पासवान को अपना हनुमान बनाया, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को अपने साथ जोड़ा और उसके बाद ओबीसी के राजनीति में प्रवेश कर लिया, जबकि उनकी अपनी लीडरशिप नहीं थी। लेकिन परिस्थिति पिछले इलेक्शन में यह बनी कि चिराग पासवान को उन सीटों पे लड़ा के जो नीतीश कुमार के विधायक लड़ रहे थे उनकी सीटें कम कर दी और खुद नंबर 2 लेवल की पार्टी बिहार के अंदर वो बन गए। और आज के तारीख में नीतीश कुमार को निपटाने की पूरी व्यवस्था हो गई है और अगले चुनाव में, इस चुनाव में तो शायद नीतीश कुमार के कंधे पे बैठ के, लेकिन अगले चुनाव में सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन की होगी बिहार के अंदर, ये पक्की बात। चलिए, ये रणनीति तक तो बात समझ में आ रही थी। ये राजनीतिक कुशलता भी इसको माना जा सकता है, इसको रणनीतिक कुशलता भी माना जा सकता है। लेकिन उसके बाद फिर महाराष्ट्र का चुनाव हुआ। एकनाथ शिंदे को उन्होंने उद्धव ठाकरे से अलग किया, अजीत पवार को शरद पवार से अलग किया और उसके बाद आज स्थिति आप देख सकते हैं, एकनाथ शिंदे की भी कोई वॉइस नहीं है और अजीत पवार की भी कोई वॉइस नहीं है। और जो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, आज की तारीख में उप मुख्यमंत्री हैं और वहां देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए। और यही हर स्टेट के अंदर होने वाला है, जहां अभी उनके सहयोगी ऐसे हैं जो इंडिया गठबंधन में नहीं है और भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद महाराष्ट्र के अंदर ये हो गया। इलेक्शन जब असेंबली का हुआ, पार्लियामेंट में उन्हें लग गया भारतीय जनता पार्टी को, यहां तो इलेक्शन जीतना बड़ा मुश्किल है, 70% सीटें इंडिया गठबंधन जीत गया। तो उन्होंने वहां जैसे वोटों की चोरी की, जो सबके सामने है। जितने एलिजिबल वोटर्स हैं उनके ज्यादा लोगों ने वोट दे दिया। 5 बजे के बाद 10% वोट पड़ गए, नाम कटे जुड़े, एक मकान में 50 लोगों के 100 लोगों के नाम जुड़े। ये सारी चीजें जब देखी गई, फिर हरियाणा में यही हुआ, दिल्ली में यही हुआ, लोग रोते रहे और उन्होंने चुनाव को जीत लिया। राहुल गांधी ने जैसे कल कहा कि कर्नाटका के अंदर बहुत सारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की सीट ऐसी हैं जिनके प्रूफ हमने 6 महीने मेहनत करके, क्योंकि देखिए जो ये मैनुअल वोटर लिस्ट होती है उससे कैलकुलेशन करना और निष्कर्ष निकालना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जो डिजिटल वोटर लिस्ट होती है उससे निष्कर्ष लगाना और एनालिसिस करना बहुत आसान होता है। वो चुनाव आयोग से मानते रहे, चुनाव आयोग उनको नहीं दिया, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि हमने कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो मैनुअल वोटर लिस्ट थी उसको कन्वर्ट किया डिजिटल में, उसके एनालिसिस की और हमारे पास प्रूफ हैं कि उसमें पूरी तरह से हेरा फेरी और बेईमानी हुई। मध्य प्रदेश के अंदर भी सिद्ध हो गया कि वहां पे एक एक मकान के अंदर 100 वोटर्स हैं। दिल्ली के अंदर ही प्रूफ हो गया एक एक मकान में 100 वोटर्स है। इसका मतलब यह है कि उन्होंने रणनीति बदल दी। अब लोगों के कंधे पे न चढ़कर उन्होंने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के नियम को बदल के, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर करके, अपने मनपसंद चुनाव आयुक्त को जिता इलेक्ट करके चुनाव को रिग करने का फैसला। अच्छा, यहां तक भी बात थोड़ी बहुत मुकाबला करने योग्य थी। अच्छा, बिहार के अंदर जैसे तेजस्वी यादव, लेफ्ट और कांग्रेस ने मजबूती से अपना एक संगठित प्रयास किया था, उन्हें लगा कि ये भी अब पर्याप्त नहीं है, तो उन्होंने एसआईआर लिया है। अच्छा, एसआईआर में मानी बात है कि जैसे प्रतिक्रिया मिल रही है और जनता दल यूनाइटेड के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये खुद कह रहे हैं कि ये चुनाव आयुक्त ने जो निर्णय लिया उनको बिहार के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है, और जेडीयू के सांसद हैं, वो कह रहे हैं यहां पर तो ये स्थिति है कि बिल्कुल पूरी तरह से, और वो कह रहे हैं कि मेरा ये कर्तव्य है, मैं इनका रिप्रेजेंटेटिव हूं, जनता का गिरधारी यादव ने, ये मैं जनता का रिप्रेजेंटेटिव हूं और अगर मैं ये बातें न कहूं, जनता की बात ऊपर तक न पहुंचाऊं, तो मेरे सांसद होने का मतलब क्या है। इसका माने सुखबुहार तो जेडीयू के अंदर भी है और अभी एक गिरधारी यादव ने बोला है, अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे। आंध्र प्रदेश के अंदर इसी एसआईआर के खिलाफ चंद्रबाबू नायडू ने भी बोल दिया, जो सबसे बड़े घटक दल हैं भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में बैठे रहने के लिए। आंध्र प्रदेश की दूसरी मजबूत पार्टी है जिसमें पवन कल्याण है, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश के, उन्होंने भी धनखड़ साहब का समर्थन कर दिया। इसका मतलब यह है कि कुछ खिचड़ी तो पक रही है, और यह बात बिल्कुल पक्की है। जब हमारे जैसे राजनीतिक विश्लेषकों को पता है, तो इसका मतलब यह है कि जो बड़े बड़े पुराने पुख्ता पके पकाए राजनीतिज्ञ हैं, इनको बात तो ये समझ में आ गई होगी
कि एसआईआर तो पूरे देश के अंदर कराई जाएगी और उसके बाद सारे के सारे विपक्षी दल निपटा दिए जाएंगे। आप प्रोटेस्ट करते रहिएगा, आप बताते रहिएगा बीएलओ एलओ ने अपने दस्तखत करके फॉर्म अपलोड कर दिए, आप कहते रहिएगा, फिर आप कहिएगा 56 लाख वोट यहां बिहार से काटे, 1 करोड़ हमने महाराष्ट्र से काट दिए, 1.5 करोड़ यूपी से काट दिए। आप रोते रहिएगा, बिलखते रहिएगा, प्रोटेस्ट करते रहिएगा, रिप्रेजेंट करते रहिएगा, कोई आपके नहीं सुनेगा और पूरे देश के अंदर उसी प्रकार का चुनाव हो जाएगा जैसा कि चीन के अंदर होता है, नॉर्थ कोरिया के अंदर होता है और रूस के अंदर होता है। ये बात चंद्रबाबू नायडू को भी पता होगी, नीतीश कुमार को भी पता होगी और ये बाकी लोगों को पता होगी, एकनाथ शिंदे को भी पता होगी, अजीत पवार को भी पता होगी। लेकिन अब ये साहिल से पार पाने का तरीका क्या है? क्योंकि जैसे तेजस्वी यादव ने कल कहा, उन्होंने कहा हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। अरे चुनाव का बहिष्कार आप कर लेंगे, उससे फायदा क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल, उसका तो गोदी मीडिया है, उसके बाद पूरा तंत्र है, वो तो ये प्रचारित प्रसारित करेगी। अपोजिशन इलेक्शन लड़ने से डर गई और इसकी वजह से हम लोग चुनाव अपने ही लोग खड़े करेगी, दोनों तरफ से अपने लोग जिताएगी और 99% सीटें उसे मिल जाएगी, जैसा पुतिन के साथ होता है, जैसा शी जिनपिंग के साथ होता है, जैसे नॉर्थ कोरिया में होता है। वो तो हल नहीं है। अब सवाल यह है, अगर चंद्रबाबू नायडू को, एकनाथ शिंदे को, अजीत पवार को, ललित ये नीतीश कुमार को और चिराग पासवान को ये बात समझ में आ रही है कि नंबर तो सबका आएगा, सारे विपक्षी दल निपटाए जाएंगे और एसआईआर के माध्यम से और चुनाव आयोग के माध्यम से किसी को भी चुनाव लड़ने लायक स्थिति नहीं, लेकिन कम से कम बार की लोकसभा की जो गणित है, जो अंकगणित है, उसके अनुसार अगर ये विपक्षी दल आज भी निर्णय ले लें आज, लेकिन अगले 1 हफ्ते अंदर निर्णय ले लें, क्योंकि एक बार बिहार का इलेक्शन डिक्लेयर हो गया और उसके बाद इलेक्शन में एसआईआर लागू हो गई और बेईमानी हो गई, उसके बाद सब लोग कुछ भी करने में असमर्थ हो जाएंगे। आज अगर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे, चिराग पासवान और टीडीपी और ये सारे लोग अगर समर्थन वापस ले लें और जैसे ही नया प्रधानमंत्री शपथ ले, सबसे पहले वो चुनाव आयोग के नियम को बदले, उसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को करे और उसके बाद एक अविश्वास प्रस्ताव लाके चुनाव आयुक्त के खिलाफ एक नए ऐसे चुनाव आयुक्त को, टीएन शेषन टाइप चुनाव आयुक्त को नियुक्त करे, जो कि इस प्रकार से चुनाव को रिग करने का प्रयास न करे, विपक्षी दलों और जनता की बात को सुने, वरना बहुत देर हो जाएगी और उसके बाद हमारे देश का लोकतंत्र और संविधान बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा निवेदन है उन लोगों को जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, पुनर्विचार करें। अगर आप देश के लोकतंत्र संविधान को बचाना चाहते हैं तो इस सरकार का और इस बिहार चुनाव का, उसके बाद बंगाल चुनाव का बायकॉट करने से आपको फायदा नहीं होगा। आपके पास मात्र एक विकल्प है कि ये केंद्र सरकार गिर जाए और उसके गिरने के बाद लोकतांत्रिक रूप से यह सरकार गिर जाए और उसके बाद एक ऐसी सरकार बने जो सर्वहित हिताय हो और सर्वजन सुखाय हो। एक सेकुलर गवर्नमेंट बने, एक सोशलिस्टिक गवर्नमेंट बने, जिसमें पूंजीपतियों के हाथ में सब कुछ ना हो और गरीबों को हक मिले, बच्चों को नौकरियां मिले और रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य ये मुख्य विषय हों। केवल सड़क बनाने को विकास न माना जाए। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।